हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का पाठ एक पढ़ेंगे। कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का पाठ एक का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह दर्पण में होता है। और हमारे हाई स्कूल में दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। हाई स्कूल में दर्पण 3 प्रकार के हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। ठीक, लेकिन हम हाई स्कूल के कोर्स में केवल 2 दर्पणों का अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का अध्ययन करेंगे। समतल दर्पण का हम उच्च क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है प्रकाश परावर्तन के नियम। परावर्तन का के नियम। परावर्तन का नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने अभी आपको लिखाया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण A। ये तो था परावर्तन के नियम। परावर्तन कहाँ पे होता है? दर्पण में होता है। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के: उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। हमारे हाई स्कूल के कोर्स में केवल 2 दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम सबसे पहले देखेंगे। अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण का परावर्तक तल कहलाता है। अवतल दर्पण का परावर्तक तल ऐसा होता है, धंसा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। ये इसका परावर्तक तल होता है। अब दर्पण की कुछ परिभाषाएं भी होती हैं। ये जो दर्पण होते हैं गोलीय आकार के होते हैं। तो गोले का कोई ना कोई केंद्र होता है, कोई ना कोई त्रिज्या होती है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। तो इनकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे दर्पण का ध्रुव। ध्रुव ध्रुव क्या होता है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु। जैसे परावर्तक तल है, परावर्तक तल का ये मध्य बिंदु जो होगा ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार ये परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु होगा ये दर्पण का ध्रुव होगा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये दर्पण का ध्रुव होगा। पहला पॉइंट हुआ। फिर दूसरा बेटा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण होते हैं, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे गोला है, कोई ना कोई इसका केंद्र होगा, उसे वक्रता केंद्र कहेंगे। तो ये हुआ वक्रता केंद्र, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार इसका भी कोई ना कोई दर्पण होगा, गोला होगा, तो इसे ये वक्रता केंद्र हुआ। तीसरा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चौथी परिभाषा इसकी है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये दूरी जो होगी ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ये त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ये जो दूरी आपके पास दी गई। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। पांचवी परिभाषा है दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस, ये इंपॉर्टेंट है। तो दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, दर्पण का काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस, ये परावर्तन का है ना, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये देखिए, यहां से परावर्तन करेंगे तो परावर्तन के पश्चात किरणें वापस चली जाएंगी, लेकिन मुख्य अक्ष पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब प्रतीत होंगी तो वह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा, और जो काटेंगी वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। फिर यहां पर फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यह संबंध होता है F बराबर R बटे 2, और जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के सामने रखी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वह उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब खींचने के कुछ रूल होते हैं, कैसे प्रतिबिंब खींचे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में आता है। पहला है
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। या जाती हुई प्रतीत होती है। कैसे देखेंगे, ये आपके पास अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष वाली रेखा है, ये ध्रुव हुआ और ये फोकस हुआ। जितनी दूरी ध्रुव से फोकस की होगी उतनी दूरी वक्रता ध्रुव से फोकस से वक्रता केंद्र की होनी चाहिए। मैंने कहा आपसे मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये परावर्तक तल है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी और उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होंगी। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तक तल है, मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत हुई। पहला। दूसरा पॉइंट है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे अपने दिशा में वापस लौट आते या लौटती हुई प्रतीत होते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण। दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे अपने दिशा में लौट आते हैं। जैसे ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये जितनी दूरी ध्रुव से फोकस उतनी दूरी वक्रता केंद्र की, तो ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से कोई किरण ये जाएगी, ये जा रही है, दर्पण का परावर्तक तल है, परावर्तन के पश्चात वापस लौट आएगी। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी होता है। ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र। यहां पर वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए आपतित किरण है और परावर्तक तल यही है कि परावर्तन के पश्चात अपनी दिशा में लौट जाए। तीसरा पॉइंट है,
फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे देखते हैं, ये ध्रुव है, फोकस है और ये वक्रता केंद्र। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी, ये जाने का प्रतीक है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन हुआ यहां से, तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी देखेंगे। ये देखिए, फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही किरण और ये परावर्तक तल है, परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर है। नोट करेंगे क्या है कि किसी भी प्रतिबिंब को दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम 2 किरणों का खींचना बहुत जरूरी है। पहली किरण तो मुख अक्ष के समांतर खींचना है, वस्तु चाहे जहां रखी हो। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर खींचना, फिर दूसरा वस्तु की स्थिति के अनुसार कहां से खींचना है आप लोग तय करेंगे। ठीक, हम लोग सीखेंगे प्रतिबिंब कैसे खींचा जाता है। पहला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखेंगे अवतल दर्पण खींचना है आपको। ये ध्रुव है, ध्रुव से जितनी दूरी फोकस की उतनी ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र की होनी चाहिए। वस्तु कहां पर स्थित है? ये मुख अक्ष वाली रेखा है। वस्तु कहां स्थित है? अनंत पर। अनंत का मतलब है ना तो वस्तु की स्थिति पता है और ना वस्तु का आकार पता है। तो पहली किरण तो मुख अक्ष के, हमारे पास मान लिया वस्तु यहां कहीं रखी हुई है सामने, पता नहीं वस्तु की स्थिति हमें नहीं पता है, तो पहली किरण मुख अक्ष के समांतर हमने खींच दिया। और अभी भी आप लोगों ने देखा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर होगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ये किरण चली गई। दूसरी किरण, भाई प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम 2 किरणों का खींचना जरूरी है, तो दूसरी किरण भी मुख अक्ष के समांतर आपको खींच लेना है। चली गई। ये देखिए दर्पण का परावर्तक तल है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और जहां पर मिल रही, कहां पर मिल रही है? फोकस पर मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। दूसरी स्थिति हम लोग सीखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। देखेंगे ये दर्पण का ध्रुव है,
ये फोकस हुआ और फोकस से जितनी दूरी वक्रता केंद्र की, जो जितनी दूरी ध्रुव से फोकस की उतनी दूरी फोकस से वक्रता केंद्र की। ये मुख्य अक्ष है। ये वस्तु यहां पर कहीं रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब देखेंगे कि आगे वस्तु के सामने क्या मिल रहा है, वक्रता केंद्र मिल रहा है और फोकस मिल रहा है। तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने दिशा में वापस लौट जाती है और जहां पर मिले, देखो ये परावर्तन के पश्चात कहां पर मिल रहे हैं, इन दोनों के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये प्रतिबिंब होगा, आई कामा आई डैश, ये प्रतिबिंब है। कैसा बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। नोट करेंगे, शेष हम लोग नेक्स्ट डे कल सीखेंगे। थैंक यू, वॉच द वीडियो एंड शेयर एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।